everyone, my name is Vidhi Asmira from Edu with Brain. In this particular video, we are going to start a very interesting chapter of class 11 maths, that is sets. और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे चैनल का नाम है एडी विद ब्रेन. प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ एडी विद ब्रेन. तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं. अब देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सेट्स. सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए सेट्स होते क्या हैं. तो देखिए सेट्स की क्या एक परफेक्ट डेफिनेशन है. क्या? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जो सेट होता है ये क्या है, कलेक्शन है. किसका? ऑब्जेक्ट्स का. मतलब एक कलेक्शन किसका? ऑब्जेक्ट्स का. जैसे देखिए हम एग्जांपल लें. हम किसका एग्जांपल लेते हैं? सेट्स का एग्जांपल लेते हैं. जैसे मानिए मैंने एक एग्जांपल लिया. जैसे हम सेट्स का अगर एग्जांपल लें तो हमें क्या देखना होगा इसमें? कलेक्शन. और इसमें आपको मेन चीज़ एक और ध्यान रखनी है. कलेक्शन कैसा होना चाहिए आपका? कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड. जो आपका कलेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए. मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो जाता है? देखिए अब देखिए जैसे हम एग्जांपल लें, वेल डिफाइंड का मतलब भी समझने की कोशिश करते हैं. देखिए डिफाइंड और वेल डिफाइंड दो अलग अलग टर्म्स हो जाते हैं. क्या बोल सकते हैं? वेल डिफाइंड मतलब ऐसी चीज़, कोई सा ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिफाइन हो, कोई अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट ना हो. देखिए जैसे एग्जांपल लें, अ collection of vowels in English language. देखिए मैंने क्या बोला? अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. वॉवेल्स का कलेक्शन. किसका कलेक्शन? वॉवेल्स का कलेक्शन. किसकी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में. देखिए वॉवेल्स क्या हो जाते हैं? ए ई आई ओ यू, है ना. ए ई आई ओ और यू, यही तो हमारे वॉवेल्स होते हैं. किसमें? एक कलेक्शन की जब हम बात करते हैं. ठीक है. अब देखिए मतलब क्या हुआ. जैसे मैंने बोला एक कलेक्शन किसका? वॉवेल्स का. अब जैसे देखिए वॉवेल्स क्या हो जाते हैं? ए ई आई ओ यू. हम इंग्लिश लैंग्वेज में यही बोलते हैं वॉवेल्स. अब जैसे अगर कॉन्सोनेंट बोलेंगे तो वो कुछ अलग बात हो गई. लेकिन अब मैंने क्या बोला? कलेक्शन. कलेक्शन का मतलब ये हो गया हमारा कलेक्शन. एक झुंड बोल सकते हैं ना हम कलेक्शन को. तो हम क्या बोलेंगे? ए ई आई ओ यू इज़ द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स. अगर मैं जैसे बोलती सिर्फ मेरे को एक वॉवेल का नाम बताइए, अगर मैंने बोला एक वॉवेल का नाम बताइए तो इसमें से कुछ भी हो जाता, वो कुछ भी हो जाता. लेकिन अब मैंने क्या बोला है? कलेक्शन बताना है. और इसको मैं अदर वर्ड्स में क्या बोल सकती हूँ? ये क्या है? सेट है. सेट ऑफ वॉवेल्स. ये भी तो मैं इसको बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने सेट्स का एक दूसरा नाम क्या बता दिया आपको? कलेक्शन बता दिया. कलेक्शन ही तो बता दिया. सेट्स का मैंने दूसरा नाम. आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी. अब देखिए मैंने एग्जांपल क्या दिया? कलेक्शन वॉवेल्स का. ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी. लेकिन अब मैंने बोला वेल डिफाइंड होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. ये कैसा है? वेल डिफाइंड है. अगर मैं बोलूँ वो वेल डिफाइंड ना हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अनडिफाइंड बोल सकते हैं हम उसको. अनडिफाइंड बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं वो वेल डिफाइंड ना हो तो वो सेट भी नहीं होगा. अगर कोई चीज़ अनडिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट भी नहीं है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है. वेल डिफाइंड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें इसमें, अब देखिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सेट्स के. लेकिन उससे पहले देखिए मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं. क्या? अनडिफाइंड कलेक्शन इज़ नॉट इक्वल्स टू सेट. कोई भी जो हमारा कलेक्शन हो वो अनडिफाइंड नहीं, मतलब अनडिफाइंड होगा तो वो क्या है? सेट नहीं होगा. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से समझ लेना है. अनडिफाइंड कलेक्शन इज़ नॉट इक्वल्स टू सेट. और वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वो सेट हो जाता है हमारा. ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसके? सेट्स के. अब जैसे दे रखा है इसमें कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स इन योर बुक. देखिए वेल डिफाइंड का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ऐसी चीज़ जिसको आप डिफाइन कर सकें. अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कलेक्शन आपके चैप्टर्स का जो कि आपकी बुक में दे रखे होंगे, तो आप चैप्टर को तो गिन सकते हैं, है ना. बता सकते हैं आपकी बुक के अंदर कितने चैप्टर है. जैसे मान लीजिए आपकी बुक के अंदर अगर 15 चैप्टर है तो आप बता सकते हैं आपकी बुक में 15 चैप्टर है ना. आप ये चीज़ अच्छे से बता सकते हैं. जिस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं वो क्या हो जाता है? आपका सेट हो जाता है. अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है इसमें, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर. एक ईयर में कितने मंथ होते हैं इसका कलेक्शन भी आप बता सकते हैं. जैसे 12 मंथ होते हैं तो आप ये चीज़ भी बता सकते हैं अच्छे से, जिसको आप डिफाइन कर सकें. वो चीज़ क्या होती है? आपकी सेट हो जाती है. जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं वो क्या है? सेट है वो. ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी.
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके लिए, सेट्स के लिए। मतलब हमें सेट्स जो हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने ज़रूरी है। अब जैसे कि इसमें पहला पॉइंट आपको दे रखा है, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड या सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जब भी सेट्स को लिखते हैं तो हमेशा हमें कैपिटल लेटर यूज़ करने होते हैं। कौन से लेटर्स? कैपिटल लेटर हमें यूज़ करने होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको समझ सकते हैं। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये? मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स यूज्ड पर्टिकुलरली इन मैथ्स। मतलब ये कुछ ऐसे सेट्स लिखे हुए हैं, इन सेट्स मतलब आपको क्या होगा, देखिए क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें क्या लिखा होगा, एन आपको ऐसे करके दे रखा होगा। इस एन का आपको मतलब क्या समझना होगा सेट्स की लैंग्वेज में, ये आपको समझना है इसमें। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कहीं पे एन लिखा हुआ दिख जाएगा वो भी कैपिटल लेटर में, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या, एन अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो एन का मतलब क्या हो जाता है, सेट किसका, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अगर कहीं पे जेड लिखा हुआ है, जेड का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। थर्ड इसमें क्या दे रखा है आपको, क्यू लिखा हुआ दिख जाएगा इन पे, क्यू। अब देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये आपको अच्छे से समझनी है ये चीज़। क्यू अगर आपने लिखा है इसका मतलब होगा रेशनल नंबर, क्यू अगर आपने लिख दिया इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्या, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे आर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या, कौन सा सेट होगा, रियल नंबर्स का सेट होगा। ये किसका सेट, रियल नंबर्स का। देखिए आर की जगह पता है बच्चे क्या करते हैं, रेशनल नंबर लिख देते हैं, और ये चीज़ बहुत गलत है। आपको आर में क्या लिखना होता है, रियल नंबर लिखना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई ये बात। अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। कौन से अल्फाबेट, स्मॉल। अब देखिए मैंने इसमें लिख दिया एलिमेंट्स। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहला सवाल, व्हाट आर एलिमेंट्स। अब देखिए एलिमेंट क्या होगा, आप अपना सेट लिखते हैं, ठीक है, आपने सेट्स चैप्टर शुरू करा है, अब आप सेट लिख रहे हैं। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया था AEIOU का, इसके अंदर एक सेट, जैसे मैंने नाम दिया A इज़ अ सेट। A क्या है, एक सेट आपको गिवन है। A एक सेट है जिसमें आपको सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स दे रखे हैं। ठीक है, वॉवेल्स का आपको सेट गिवन है। ठीक है, और मैंने इसको किससे डिनोट करा है, कैपिटल लेटर A से। इसका मतलब क्या है, कैपिटल A क्या बता रहा है, सेट बता रहा है। ये चीज़ मैंने बोल दी, पहला पॉइंट क्लियर। अब मैंने इसमें क्या बोला, अब इसमें मैंने आपको बोला कि क्या बोला मैंने, अंदर इसमें एलिमेंट्स हैं। ये क्या है आपके एलिमेंट्स। सेट्स के अंदर जो भी चीज़ आती है, सेट्स के अंदर जो भी चीज़ आती है वो क्या है, एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो होती है आपकी एलिमेंट। सेट के अंदर जो भी चीज़ आती है दैट इज़ योर एलिमेंट। याद रखनी है ये चीज़। तो सेट ए जो आपको दे रखा है इसमें आपके एलिमेंट्स क्या हैं, इसमें आपके एलिमेंट्स क्या हैं, तो इसके एलिमेंट्स हैं ये AEIOU। तो ये क्या हो जाते हैं आपके एलिमेंट्स, याद रखनी है। और हमेशा हमें अपने जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे डिनोट करना होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट की फॉर्म में। कैसे, स्मॉल अल्फ़ाबेट की फॉर्म में। मतलब जैसे ABC हमने लिखा है तो ये स्मॉल रहना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको देखिए इसमें मैंने क्या बताया, देखिए सेट्स की मैंने एक परफेक्ट डेफिनेशन, क्या, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। अब देखिए अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है, वेल डिफाइंड और अनडिफाइंड बोल सकते हैं, या फिर वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड, ये इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। वेल डिफाइंड मतलब क्या, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसको आप बता सकते हैं, जिसको आप गिन के बता सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं जिसको आप बता सके वो क्या हो जाता है, वेल डिफाइंड हो जाता है। क्या होगा वो, वेल डिफाइंड होगा। क्या होगा, वेल डिफाइंड। ठीक है, अब अनडिफाइंड क्या हो जाएगा, जिसको आप नहीं बता सकते, जिसको आप गिन के या मैथ्स की लैंग्वेज में नहीं बता सकते, क्या है वो, अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड। जैसे कि देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे जैसे कहती हूँ आप अपने स्कूल में या आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनका आप सेट बताइए। ठीक है, अगर मैंने बोला अ सेट ऑफ, जैसे एग्जांपल लें, अ सेट ऑफ व्हाट, अ सेट ऑफ बॉयज़ का एग्जांपल लेके देखते हैं, बॉयज़ इन योर क्लास। अगर जैसे मैंने आपसे पूछा अ सेट ऑफ या अ कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, सेट अगर मैंने लिखा है इसका मतलब क्या, एक कलेक्शन लिखा है। अब देखिए ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें मैंने क्या बोला, एक सेट बॉयज़ का आपकी क्लास के अंदर, आप अपनी क्लास के अंदर बॉयज़ को गिन के बता सकते हैं, येस और नो, येस आप बता सकते हैं। तो ये क्या है आपका, एक सेट है। क्या है, एक कलेक्शन है, एक क्या है, सेट है। ठीक है, आप बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे दूसरी तरफ पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि
अब देखिए हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट्स का ही एग्जांपल है। आपको इसमें ये बताना है ये सेट होगा येस और नो। जल्दी से सोच के बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट सोचिए ये सेट है या नहीं है, फटाफट सोचिए। अब देखिए इसमें आपको दे क्या रखा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब एक बात सोचिए, राइटर्स तो बहुत है हमारे में, अब इसमें पूछा मोस्ट टैलेंटेड, तो देखिए राइटर्स अगर हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं तो सब टैलेंटेड तो है ही हैं, राइटर्स टैलेंटेड तो है ही है, तो ये क्या सेट है या नहीं, इसको आप डिफाइन करके बता सकते हैं येस और नो, फटाफट सोचिए। नहीं बता सकते तो ये सेट जो है ये सेट है या नहीं, फटाफट बताइए। नहीं है, ये सेट नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, अगर आपसे कोई पूछता कि आप एक कलेक्शन बताइए राइटर्स का जिनका नाम किसी एक परफेक्ट अल्फ़ाबेट से शुरू होता, तो आप बता सकते थे? तो अभी आप नहीं बता सकते थे, तो आप नहीं बता सकते। अब देखिए जैसे मैंने यही दिया आपको एग्जाम्पल, आपको ये से समझ आई होगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या बोला मैंने, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बताइए। आप लोग बता सकते हैं येस और नो, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बताइए, फटाफट सोचिए। इवन इंटीजर का आप कलेक्शन बता सकते हैं येस और नो? येस आप बता सकते हैं, क्यों? इवन इंटीजर्स को आप बता सकते हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इवन इंटीजर को आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या है ये? यस है इसका आंसर। अब देखिए हमने देखिए इसमें क्या देखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने देखिए मेन चीज़ क्या देखी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका देखिए इसमें क्या है, सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में क्या होता है ना, एन दे दिया और बच्चे भूल जाते हैं एन का मतलब क्या होता था। एन का मतलब होता था सेट, किसका? नेचुरल नंबर का एक सेट। क्या है आपका? एन से डिनोट किया जाता है वो, ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपकी बुक्स में दे रखे हैं, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें भी आपको ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, नहीं आएंगे आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और देखिए जैसे ये सारे एग्जाम्पल है, आपको इनमें क्या रखनी है, एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखनी है, ये देखिए एग्जाम में आना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि ये एग्जाम में आ सके, लेकिन हाँ आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। अब जैसे कि देखिए हमने क्या देखा था, कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स इन योर बुक, आप बता सकते हैं कलेक्शन आपकी बुक में कितने आए, चैप्टर्स का एक कलेक्शन आप ज़रूर बता सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर था यस। अगर आपसे कोई पूछता है मंथ का कलेक्शन बताइए, तो आप ये भी बता सकते हैं, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। यही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, अनडिफाइंड कलेक्शन और डिफाइंड, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है सेट, अनडिफाइंड कलेक्शन या नॉन डिफाइंड कलेक्शन सेट नहीं होता, सेट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये इसके क्वेश्चन ऐसे बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ आपकी एक्सरसाइज दे रखी है 1.1, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दे रखी है 1.1, उसमें आपको पहले क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप इनको सॉल्व करके देखिए, आपको इनका सॉल्यूशन ज़रूर अच्छे से समझ आ जाएगा। इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको देखना है आपका जो कलेक्शन होना चाहिए वो डिफाइंड होगा तो आपका सेट है वो, और अगर वो डिफाइंड नहीं है तो वो आपका सेट भी नहीं है। ये चीज़ आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटिंग सेट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हम बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका? सेट्स का। इसके बिना सेट्स कुछ काम का ही नहीं है, हम ये बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, किसका? सेट्स का। ये आपको चीज़ समझनी है। अब देखिए हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम सेट्स को दिखा सकते हैं कि वो एक सेट है, मैंने ये बोल दिया। अब देखिए सेट्स को दिखाने के दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका इसमें क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला तरीका रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी चीज़ें। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में आपको मैंने क्या एक डेफिनेशन दे रखी है इसमें, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। मतलब एक ऐसा तरीका है ये सेट्स को डिस्क्राइब करने का, जिसमें हम जो एलिमेंट्स होंगे, हमारे एलिमेंट्स मैंने आपको बताया सेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है सब क्या है, एलिमेंट है। हम क्या बोलते हैं इसमें, इन दिस मेथड जो सेट होता है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एलिमेंट्स को लिस्ट करने के बाद हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, एलिमेंट्स बता देते हैं, डायरेक्ट हम इसमें एलिमेंट्स बता देंगे, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे इसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। ये भी अच्छी बात है कि हम जो रोस्टर फॉर्म में जब भी सेट को डिनोट करेंगे तो उसे हम कॉमे लगाते हैं, और हम क्या करते हैं, इनको हम एनक्लोज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, किसमें, कर्ली ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स कौन से होते हैं पता है, ये
और ये क्या है हमारे कर्ली ब्रैकेट्स हैं, क्या हैं ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स हो जाते हैं ये हमारे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमने क्या देखा, हम सीधे एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिख देते हैं, एलिमेंट्स हमने डायरेक्टली बता दिए कि क्या है वो एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक डेफिनेशन क्या दे रखी है, इन दिस मेथड वी राइट अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक। हम इसमें क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ठीक है, हमने तो सेट लिखा, हम उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, और हम क्या बोल सकते हैं उसकी, हम या फिर कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हम उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, विच गिव्स अस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। और देखिए हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं या हम लिख देते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम क्या करते हैं, जब हम एक प्रॉपर्टी को लिख देंगे उसके बाद हम जब सेट को देखेंगे और उसको जब हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम समझ जाएंगे क्या क्या एलिमेंट्स हैं उस सेट के। मतलब एक और बार देख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं या कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं, जिसमें हमें जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या देखते हैं, उसके हमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं हमको, उसको एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अब इसको हम डिनोट करते कैसे हैं, हाउ वी डिनोट दिस, कैसे डिनोट करेंगे। मैंने जैसे एक लिख दिया, एक सेट लिख दिया, बताया है सेट को हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, मैंने एक सेट लिख दिया जिसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसमें भी हमको क्या लगाने हैं, ये कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अब मैंने क्या दे रखा है इसमें, मेरे को मतलब जैसे मैंने क्या गिवन है, एक्स दे रखा है, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कॉलन लगा हुआ है, और यहाँ ले रखा है पी एक्स। पी एक्स आपको क्या बताती है, प्रॉपर्टी बाय विच एक्स, और ये एक साइन दे रखा है एक्स ए। मतलब इस साइन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इस साइन का हम बहुत यूज़ करेंगे, लिख लीजिएगा। ये जो मैंने ये ई थोड़ा सा कर्व जैसा ई बना दिया ना, इस साइन का मतलब होता है, इस साइन का क्या मतलब हो जाता है, बिलोंग्स टू। क्या हो जाएगा इसका मतलब, बिलोंग्स टू। याद रखनी है ये चीज़, इसका मतलब क्या हो जाता है, बिलोंग्स टू, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गई ये बात। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने एक सेट दे दिया, कर्ली ब्रैकेट लगाए, यहाँ एक्स लिख दिया, एक्स, और ये जो कॉलन लगाए, ये जो मैंने 2 कॉलन लगा दिए, एक कॉलन लगाया है ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, सच दैट होता है, एक्स सच दैट पी एक्स का मतलब क्या, एक ऐसी प्रॉपर्टी मैंने दे दी इसमें जिसमें क्या बताता है, जो ये एक्स है ना वो ए से बिलोंग करता है। कैसे ये ए को डिफ़ाइन कर सकता है, कैसे ए को ये डिफ़ाइन कर सकता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, हम पहले क्या देखते हैं, एक नोट दे रखा है इसमें आपको, क्या, वाइल राइटिंग अ सेट इन दिस फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म में जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं करते, एलिमेंट्स हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे अपने। जैसे एक देखिए, इसमें आपको एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ लेटर, इसमें आपको क्या बताना है, ये पूरा एक वर्ड दे रखा है इतना बड़ा, और इसमें आपको क्या बताना है, सेट बताना है लेटर्स का। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मानिए मैंने कोई सेट दे दिया, ए नाम है इस सेट का, फिर अब मैं क्या करूँगी, यहाँ लगाऊंगी मैं कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना होता है। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, इसी के ऊपर ये बेस्ड एग्जांपल है, क्या, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे ना एक सेट के अंदर, अब हम जब भी एलिमेंट को रखेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कभी भी अपने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, क्या नहीं करते, अपने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको लिखूँगी, देखिए एम दे रखा है, आई दे रखा है, एस दे रखा है, यहाँ पे एस आई पी और आई, तो पी दे रखा है। एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, वैसे अगर हम देखेंगे तो 4 हैं, और बाकी क्या कर रहे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है इसमें वो कर रहे हैं रिपीट, क्या करते हैं इसमें, वो रिपीट करते हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, तो मतलब क्या, मैं इसको कैसे बताऊंगी, इसके अंदर ये जो मेरा सेट है इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगी, इसके अंदर मैं ये क्या पूरा नाम लिख दूंगी, तो क्या मतलब क्या रहा सेट का। फिर इसमें मेरे को क्या करना होगा, मैं लिख दूंगी एम, ठीक है, फिर मैं लिखूंगी आई, ठीक है, फिर मैं लिखूंगी एस, ठीक है, और मैं लिख दूंगी पी। सिर्फ मेरे को ये 4 देने होंगे नाम, क्यों, क्योंकि बाकी जो हमारे हैं वो रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट वालों को हमें एक रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं देना होता। क्या नहीं देना होता, रिपीट वाले जो वर्ड्स, लेटर, जो भी कुछ है हमें नहीं देने होते। क्लियर है वो, ये बात इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, रिपीट नहीं करते हम लोग, रिपीट नहीं करते, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा प्लीज़। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जाम्पल देखते हैं, ये चीज़ तो आपने समझ ली, हम प्रॉपर्टी ऐसे करके लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, ए अगेन आपका क्या है, एक सेट है, ए क्या है, सेट है, इसमें आपको देखिए कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। अब आपको क्या दे रखा है, एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज़ लेस देन, इसका मतलब आपको ये वैसे तो पता होनी चाहिए इनइक्वलिटी कि इसका मतलब क्या होता है, लेस देन, एक्स इज़ लेस देन
x जो है वो कम है, कितना 5 से कम होना चाहिए x, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन और इसमें और कंडीशन आपको क्या दे दी, और आपको इसमें कंडीशन दे दी है x बिलोंग्स टू, w का मतलब क्या था, w का मतलब था इसके अंदर, जल्दी से सोचिए, w का मतलब इसमें हो जाता है होल नंबर, W का मतलब होता है होल नंबर। क्लियर हो गई ये बात, W का मतलब क्या होता है होल नंबर। अब इसको हम कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए जो चीज़ आपको ये कंडीशन एक दे रखी है और अंदर क्या लिख दी, इसकी प्रॉपर्टी लिख दी, सच दैट के बाद ये पूरी जो चीज़ जा रही है ये क्या है, प्रॉपर्टी दे दी इसमें आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी दे दी, एक्स की पूरी जो प्रॉपर्टी थी वो आपको दे दी। क्लियर हो गई ये बात। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए x होना चाहिए छोटा, लेकिन x बिलोंग किससे करता है, x बिलोंग करता है होल नंबर से। होल नंबर क्या हो जाते हैं, 0 1 2, 0 इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या काउंटिंग में यूज़ होने वाले, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू आगे तक इन्फिनिटी बोल सकते हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ये वाले पॉइंट वाले यूज़ नहीं करने होते, आपको पता होगी ये चीज़ वैसे तो। अब देखिए हमने क्या बोला, x हमारा छोटा होना चाहिए 5 से, तो हमें पीछे के ये सारे नंबर तो लेने ही लेने हैं। और इसमें आपको कंडीशन मेन दी क्या गई है, x³ दिया गया है, तो हम कैसे इसको डिनोट करेंगे, ए हमने सेट का नाम लिख दिया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दी, रोस्टर फॉर्म में भी हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। फिर अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर अब हमको करना होगा x³ को आप क्या लिख सकते हैं, पहली वैल्यू पुट कीजिए, x = 0 पुट कीजिए, x का 0 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, रख दीजिए। 1 रखिए, फिर 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, रख दीजिए। फिर 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही आप 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना आएगा, इसमें 27 आएगा। ऐसे ही आपको लास्ट क्या करना होगा, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना आएगा आपको, 64 आएगा 4 का। अब इसमें को हम क्लोज कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है क्या, एक इसमें प्रॉपर्टी गिवन थी, x जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए 4 से, और ये लास्ट हमारा ये 4 का क्यूब था, है ना, तो हमने 4 से छोटा भी कर दिया। क्लियर हो गई ये बात। हमने क्या किया है इसके अंदर, कुछ नहीं किया, हमने जो ये प्रॉपर्टी हमको ये गिवन थी उसको ही हमने बस रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और हमने कुछ नहीं करा, बस रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ मैं आपको अगेन इसके बारे में बताती हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा आपको अगर सेट पढ़ना है अच्छे से तो आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। आप आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इस वीडियो में हमने जो हमारा पूरा बेसिक पार्ट था, हमने जो सेट्स के बारे में सब कुछ बेसिक अच्छे से पढ़ना था, क्या पढ़ना था, हमें जो भी बेसिक पढ़ना था ना, हमने वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया, सारा बेसिक हमने पढ़ लिया है। और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरी वीडियो की क्या है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को समझना। इस वीडियो में हमने बेसिक अच्छे से क्लियर करा है। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, किसके बारे में, सेट्स के बारे में देखने वाले हैं। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको बेनिफिट भी मिल सके। अगर आप एक एजुकेशन का मज़ा ले सकते हैं तो आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपके छोटे भाई बहन 7th क्लास में हैं या 9th में हैं या फिर 10th में, क्योंकि 9th और 7th की मैंने मैथ्स बनाई हुई है पहले से ही, मैं 9th और 7th में मैथ पढ़ा चुकी हूँ, मैंने उसके बहुत सारे चैप्टर भी कंप्लीट कराए हैं, और 10th की मैंने SST बनाई हुई है। अगर आपके छोटे भाई बहन इन क्लासेस में हैं तो प्लीज़ उनको भी आप बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें आपको नोटिफिकेशन भी तो चाहिए, तो इसलिए नोटिफिकेशन जब आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ एडी विद ब्रेन।